हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 20 जो थे वो मैंने आपको बताए थे। कानून शहादत ऑर्डर 1984 और सिर्फ लॉ गेट के हवाले से मैंने आपको ज़रा सिंपल करके बताया था। तो अब इस वीडियो में आर्टिकल 21 से लेकर 50 को देखेंगे, ठीक है। और ये मैं बहुत ही सिंपल करके बताने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट के लिए बनाई जा रही है। तो देखें, जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि किसी भी जुर्म के अंदर किसी शख्स का जो रवैया होता है, जुर्म से पहले या जुर्म के बाद, या उससे जुड़ा हुआ होता है या उससे मुतासर हो, तो वो अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। यानी इसी तरीके से जुर्म की वजह या तैयारी भी मुकदमे में अहम समझी जाती है। यानी देखें, अदालत क्या करती है, एक शख्स है उसका जो रवैया है उसको वो नोट करती है। अगर वो जुर्म में उसके साथ जुड़ा हो और वो तैयारी कर रहा है, और दूसरा ये है कि जुर्म की वजह क्या है या उसके हवाले से कोई तैयारी शरई कर रहा है, ये सारी चीज़ें अदालत में सबूत के तौर पे पेश की जा सकती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 22 ये कहता है जो हक़ाइक़ किसी मामले की वज़ाहत या तस्दीक करें वो अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल होते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें किसी और चीज़ को साबित कर रहे हों, कुछ फैक्ट्स जो है ना वो किसी और फैक्ट्स को साबित कर रहे हों, तो वो भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं और काबिल कबूल होते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 23 में ये लिखा गया है कि अगर किसी साजिश में शामिल अफराद ने कोई बात कही या काम किया, तो वो भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। यानी कि 3-4 लड़कों ने मिलकर कोई साजिश की, तो उस हवाले से उन्होंने जो भी बातें की, तैयारी शैरी की, तो वो अदालत में पेश की जा सकती हैं एज़ ए सबूत के तौर पर। उसके बाद है आर्टिकल 24, उसमें यह है कि कुछ हक़ाइक़ बज़ाहिर मुकदमे से गैर मुतल्लिक़ होते हैं, मगर बाज़ हालात में वो भी अहम साबित हो सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप समझते हैं कि यार इससे तो कैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई मख़सूस हालात में वो भी बड़े काम के होते हैं और हम उनको भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 25 में ये कहता है, अगर कोई मुकदमा है ना, उसमें कोई हर्जाना या मुआवज़े का तयन करना है, यानी अदालत ने किसी के ऊपर कोई फ़ाइन शाइन लगाया है, कोई उसको कहा है कि जी तुम इतना मुआवज़ा दो, तो उस हवाले से जो भी हक़ाइक़ होंगे, जो मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वो अदालत में पेश कर सकते हैं। यानी अदालत एक बंदे के ऊपर फ़ाइन लगाने जा रही है, तो उस हवाले से रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स हैं, यानी उस बंदे की मिल्कियत क्या है, उसकी वो कमाई कितनी है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से उसको वो अदालत फ़ाइन लगाएगी। इसी तरीके से आर्टिकल 26, उसमें यह है कि अगर किसी मुकदमे में कानूनी हक़ या रवायत पर सवाल उठे, तो उससे मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ भी बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें कानून की समझ आए या हमें जो वहाँ का जो कस्टम है उसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो वो चीज़ भी हम अदालत में एज़ ए सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 27। देखें, अगर कोई शख्स है उसकी ज़हनी, जिस्मानी या जज़्बाती हालात से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ है ना, वो भी मुकदमे में जो है ना एज़ ए सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। यानी आपको अगर कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे पता चले कि अगला बंदा जो है ना वो चरिया है, उसका सबूत, उसकी जो गवाही है वो, यानी कि फिर हम नहीं मानेंगे, ठीक है जी। तो इससे यानी कि किसी शख्स की जिस्मानी या उसकी ज़हनी हालत का आपको पता चले किसी भी ऐसी चीज़ से, तो वो अदालत में पेश की जा सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 28 ये कहता है वो हक़ाइक़ जो साबित करें कि कोई अमल जानबूझकर किया गया या महज़ हादसा था, अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल हैं। यार कोई ऐसी चीज़ जिससे पता चले कि ये वाक़ई बंदे ने जानबूझ के काम किया है या एक्सीडेंट है, तो वो भी अदालत में पेश किया जा सकता है, उसको भी हम सबूत के तौर पर मानेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 29 में है, अगर मुकदमे में कारोबार से मुतल्लिक़ बात अहम हो, तो उससे जुड़े हक़ाइक़ बतौर गवाही पेश किए जा सकते हैं। अगर एक कारोबार से रिलेटेड कोई जुर्म है या मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर अदालत में केस चल रहा है, तो उस कारोबार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आप समझते हैं कि यार वो बड़ी हमें काम की है, तो हम उसको अदालत में एज़ ए गवाही के तौर पे पेश कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 30 के अंदर जो एडमिशन है ना, उसकी डेफिनेशन बताई है। एडमिशन की कानूनी तारीफ ये है कि जो फ़रीक है वो अपने मुकदमे से मुतल्लिक़ जो भी बयान, चाहे वो रिटन में देता है या जनाब वो लिख के देता है या बोल के देता है, वो जनाब उसकी बड़ी अहमियत होती है और उसको हमने उसको केस के अंदर बड़ी अहमियत देनी है। यानी कोई भी शख्स जो अपने हवाले से आधा केस के अंदर जो भी बात करता है, यानी मेरे पे एक इल्ज़ाम है और मैं उस हवाले से जो भी बातें करूँगा, तो वो बहुत ही अहम मानी जाएंगी। इसके अलावा आर्टिकल 31 है कि मुकदमे में फ़रीक या उसके एजेंट के एतराफ़ात सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं।
भाई अगर केस की प्रोसीडिंग के अंदर आप जो है ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप कोई एतराफ़ करते हैं या आपका कोई बंदा या एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव वो एतराफ़ करता है, तो वो भी सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 32 है, अगर किसी शख्स की हैसियत या ज़िम्मेदारी मुकदमे में साबित करनी हो, अगर आपको साबित करना हो कि इस बंदे की क्या हैसियत है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका दिया गया बयान भी बतौर एतराफ़ काबिल कबूल होगा, यानी उसका बयान को हम एज़ एतराफ़ के तौर पर कबूल कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 33, इसमें यह है कि वो एतराफ़ात जो किसी फ़रीक ने अपने मुकदमे में किसी मखसूस शख्स का जिक्र करते हुए किए हों, अदालत में काबिल कबूल होते हैं। यानी कि मैंने कोई एतराफ़ किया और उसमें मैंने किसी बंदे का जिक्र किया कि सर वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो वो भी अदालत में काबिल कबूल होंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 34 है कि अगर कोई शख्स खुद कोई एतराफ़ करे, यानी मैं मुकदमे में खुद कोई एतराफ़ करूं या मेरे ब्याह पे कोई और एतराफ़ करे, तो वो भी अदालत में मेरे खिलाफ यानी उस शख्स के खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 35, अगर किसी दस्तावेज़ के मवाद से मुतल्लिक ज़बानी एतराफ़ात मुकदमे में काबिल कबूल हों, तो वो बतौर सबूत अहमियत रखते हैं। यानी देखें, एक डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से आपने अगर कोई ओरल स्टेटमेंट दी है, ज़बानी तौर पे कहा है कि जी वो डॉक्यूमेंट मैंने ही लिखा था, ये है वो है, तो वो भी हम सबूत के तौर पर अदालत में पेश किए जा सकते हैं, उनको सबूत ही समझा जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 36 है, उसमें यह है कि जो सिविल मुकदमात होते हैं, सिविल केसेस होते हैं हमारे, उसमें जो भी आप एतराफ़ देते हैं वो अगर मुकदमे से अगर वो रिलेवेंट है तो वो सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। आर्टिकल 37 ये कहता है फौजदारी मुकदमात यानी क्रिमिनल जो हमारे केसेस हैं उसमें जो एतराफ़ात आपने अगर किसी धमकी की वजह से या आपको किसी ने लालच दिए या वादा किया है कि तू यार ये बयान दे दे अदालत में, मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, या आपको किसी ने लालच दिए, आपको या धमकाया है, तो वो भाई नाकाबिले कबूल समझे जाएंगे। उसके बाद है आर्टिकल 38, पुलिस अफसर को दिया गया जो एतराफ़ होता है मुकदमे में बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं होता। यानी अगर आपने पुलिस को कुछ कहा है और कहा है कि जी उसको आपको एतराफ़ कर रहे हैं, तो वो हम उसको सबूत के तौर पर नहीं मान सकते। इसी तरीके से अगर पुलिस की हिरासत में अगर किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी है, एतराफ़ दिया है, कन्फेशन, तो वो भी बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरीके से आर्टिकल 40 में है कि पुलिस हिरासत में मुलज़िम की फराहम करदा मालूमात से अगर कोई नया सबूत मिले, यानी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस मुझसे ना कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसमें अगर कोई एक ऐसी नई चीज़ मिल जाए जैसे कोई नया सबूत मिले, तो सिर्फ उसका वही बतौर जो जो मैंने जो नए सबूत के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो आप यानी कि जो है ना सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। पूरा का पूरा मेरा बयान नहीं करेंगे, लेकिन वो बयान अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझे पता है कि किस बंदे ने इसको मारा, तो वो कहेंगे जी कौन सा, मैंने कहा फलां बंदा, तो वो वाली जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकती है। इसकी तरीके से आर्टिकल 21 है, धमकी, वादा या लालच के असर ख़त्म होने के बाद किया गया एतराफ़ काबिल कबूल और अहम होता है। भाई देखें, पहले आपको किसी ने धमकियाँ, तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई थी, लेकिन अब आपको किसी ने धमकी नहीं लगाई, आपको कोई यानी कि प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, कोई लालच नहीं दे रहा, उसके बाद इन चीज़ों के बगैर अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में कोई अगर बात देते हैं, तो वो आपका एतराफ़ काबिल कबूल होगा। उसके बाद है आर्टिकल 42, अगर कोई एतराफ़ कानूनी तौर पर काबिल कबूल हो, तो सिर्फ इस वजह से उसे रद्द नहीं किया जा सकता कि वो राज रखने के वादे या किसी और वजह से दिया गया था। यानी आप कहते हैं यार कि आप कहें या मैं या भाई ये मैं कन्फेशन नहीं करूँगा, ठीक है, वो कहेगा क्यों यार, मैंने वादा किया मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तो भाई इस बुनियाद के ऊपर आपका जो है ना, ये हम इसको यानी कि ये नहीं होगा कि हम इसको रद्द करें, वो काबिल कबूल होगा। भाई भले आपने किसी को वादा किया हो कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, ये वो वगैरह, लेकिन वो कन्फेशन आपको अदालत में देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 43, जो एतराफ़ साबित हो जाए वो न सिर्फ मुलज़िम के खिलाफ बल्कि उन दीगर अफराद पर भी असर डाल सकता है जो इस जुर्म में शरीक होंगे। अगर आपका कन्फेशन साबित हो जाए ना, तो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके जो साथी हैं ना जिन्होंने मिलकर ये जुर्म किया है, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। मुलज़मान को जरा के लिए पेश किया जा सकता है, उनसे सवालात किए जा सकते हैं, जो लोग जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं उन पे जरा की जा सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है, उनसे सवालात किए जा सकते हैं। दूसरा है 45, उसमें है कि एतराफ़ात को वाहिद या हतमी सबूत नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई फ़रीक पहले कोई एतराफ़ कर चुका हो तो बाद में उसे मुकर नहीं सकता। वैसे जो एतराफ़ होता है ना, वो कोई वाहिद या कोई सिर्फ खाली एक या कोई हतमी कोई भाई सबूत नहीं होता, लेकिन अगर आपने पहले एतराफ़ किया और बाद में मुकर गए तो भाई वो आपको इजाज़त नहीं है उस चीज़ की, ठीक है जी। उसके बाद है 46 आर्टिकल, अगर कोई शख्स फौत हो जाए या लापता हो या उसका बयान मुकदमे के लिए अहम हो तो उसे बतौर सबूत कबूल किया जा सकता है, ठीक है। एक शख्स है यार,
वो फोत हो गया, लेकिन उसने कोई ऐसा बयान दिया है जो बड़ा अहम है, या लापता हो गया हो, लेकिन उसका बयान इतना अहम है कि उससे पूरा का पूरा जो केस जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। दूसरा है कि बाद में पेश किए जाने वाले शवाहिद पहले दिए गए बयानात हक़ाइक़ की तस्दीक कर सकते हैं। यानी पहले आपने एक बयान दिया, लेकिन उसके बाद कुछ आपको ऐसे वाकई कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो साबित होता है, तो हम उसको पेश कर सकते हैं। और दूसरा है आर्टिकल 48, अगर किसी मुकदमे में अकाउंट्स की किताबों में किए गए अंदराजात अहम और मुतलका हों तो उन्हें अदालत में बतौर सबूत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर एक मुकदमा है, उसमें जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, जो हम बनाते हैं, जो लोग अक्सर रजिस्टर वगैरह लिखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है और वो अदालत के काम आ सकती है, तो हम उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 49, जो अंदराजात सरकारी जिम्मेदारी के तहत अवामी रिकॉर्ड में किए गए हों वो भी मुकदमे में काबिल कबूल होते हैं। यानी एक सरकारी अफसर है, वो हर चीज़ जो है ना रिकॉर्ड करता है ताकि आवाम को पता चले कि भाई हमने कितना कितना किससे क्या क्या टैक्स लिया है, तो उसको भी सबूत के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। और दूसरा है ये जो नक्शे होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, मनसूबे बनाते हैं, जो हम उसके मैप शेप बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। और ये है हमारा आर्टिकल 50। दोस्तों, मैंने आपको 21 से लेकर 50 जो आर्टिकल्स हैं ना ये कानून शहादत के, वो बहुत ही आसान करके समझाने की कोशिश की है। और मैं दोबारा बताता हूँ, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका लॉ गेट का पेपर और कानून शहादत तैयार हो जाए बहुत कम अरसे के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।